अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव टॉक विद इमरान अली। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमिस्ट एनालिस्ट अमार मसूद साहब। सर, ये फरमाइएगा कि मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ की नौशहरा में भी इलेक्शन हार गई, वजीराबाद में भी इलेक्शन हार गई, NA-75 डस्का का रिजल्ट आना बाकी है। तो मौजूदा हुकूमत के लिए ये कितना बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो हुकूमत में होते हुए इलेक्शन हार रही है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, जो भी हुकूमत में होती है, जिस जमात की हुकूमत होती है, वो इलेक्शन जीतती है। अच्छा देखिए, जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हैं उसमें सबसे हैरान कुन तो नौशहरा वाला है। नौशहरा की ये सीट जो है पीटीआई की थी। दूसरी बात ये है कि ये सीट कभी भी मुस्लिम लीग नून की नहीं रही। लेकिन जिस तरह दो बातें हैं, एक तो मुस्लिम लीग नून की कैंपेन बहुत अच्छी थी, उनका कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग था। दूसरा पीटीआई के आपस में बड़े इख्तलाफात हो गए हैं, परवेज खटक के और उनके भाई लियाकत खटक के। वो डिफरेंसेस की वजह से ये सीट उन्हें खोना पड़ी है। और ये बहुत बड़ा कारनामा है पीएमएलएन का। और ये जो कहते हैं कि उनके घर घुस के उन्होंने मारा है, तो ये उसी तरह की कैफियत है। और उन्हें बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए। और पीटीआई को अपनी कारकर्दगी के बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यकीनन अब दोबारा सोचना पड़ेगा कि वो किस नहज पे जा रहे हैं। अगर वो इतनी स्ट्रांग सीट हार सकते हैं, तो अगर कभी ये इलेक्शन हो गए तो उनका क्या बनेगा। सर, अमूमी तौर पे तो यही होता है ना कि जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, जो हुकूमत इक़्तिदार में होती है, इलेक्शन वही जीतती है। बहुत कम होता है कि किसी ऐसी जगह कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया हो, जो अपोजिशन में जमाती होती है, बहुत मजबूत कैंडिडेट हो, तो वो इलेक्शन जीता जाता। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि जो हुकूमत में हो जो जमात, वही इलेक्शन जीती। जी बेटे, हमेशा से होता तो यही है, क्योंकि एक ख़ास तरह की हवा बन जाती है और ज़िमनी इंतखाबात में वही हुकूमत वही पार्टी जीतती है जिसकी हुकूमत होती है। दूसरी बात ये है कि इसमें एक एंगल ये भी है, क्योंकि सरकारी मशीनरी उनके पास होती है, सरकारी अफसरान उनके ताबे होते हैं, तो जो धांधली वगैरह के चक्कर चलने होते हैं वो अमूमन हुकूमती जमात चला सकती है। तो ये सारा सिलसिला जो है, ये सारा एडवांटेज होने के बावजूद आपने देखा कि वो नौशहरा की सीट हार गए, जिससे लगता ये है कि अवाम में इनकी पजीराई नहीं रही, या फिर ये लगता है कि जो इलेक्शन पहले ही ठीक नहीं हुए थे, अब ठीक होना शुरू हुए हैं और उससे दुरुस्त रिजल्ट आना शुरू हो रहे हैं। इससे थोड़ा थोड़ा हमें शक पड़ता है कि 2018 में भी कोई कार्रवाई की गई थी एक मैसिव लेवल पर, जिससे रिजल्ट बड़े पैमाने पर तब्दील हुए, तभी इतनी बहुत सारी सीटें जो हैं तहरीक इंसाफ के पास आ गई थी। अगर उस वक्त भी इंतखाबात शफाफ होते तो मेरा ख्याल में नतज बहुत मुख्तलिफ होते। दूसरा, जो वजीराबाद और जो डस्का की सीट्स हैं, उसमें आपको अब तो जाहिर है ज़बान ज़द आम है कि जो सूरत हाल पैदा हुई है, जो बड़ी ब्लेटेंट किस्म की धांधली की गई है और बड़े खून आशाम किस्म के ये इंतखाबात रहे हैं। और लोगों के फायरिंग हुई है, लोगों मरे हुए लोग हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं, धांधली की शिकायत हुई हैं, उसमें पोलिंग डिले की गई है, पोलिंग स्टेशंस बंद किए गए हैं। और सबसे बड़ा कमाल ये हो गया कि पोलिंग का अमला ही अगवा हो गया और इलेक्शन कमीशन ने जो उस पर स्टेटमेंट दी है। तो ये सारा कुछ ऐसी सूरत हाल बन रही है कि जिससे लगता है कि हुकूमत अपने तमाम तर रियासती जबर को इस्तेमाल करती रही है, लेकिन उनकी हालत ये है कि इस सब के बावजूद वो कोई कामयाबी नहीं सके हासिल कर सके। बल्कि जो हमारे दोस्त हैं डस्का और वजीराबाद में, वो बताते हैं कि तकरीबन 10 से 15 हज़ार वोटर्स ऐसे थे जिन्हें वोट पोल नहीं करने दिया गया। ये वही ट्रेंड है जो 2018 में शुरू किया गया था, जहां पर वोटिंग इंटेंशनली स्लो कर दी गई थी। यहाँ पे भी की, लेकिन इसके लिए तरीका उन्होंने इख्तियार ये किया कि जिस जगह वोटिंग स्लो करनी थी वहां पर इन्होंने फायरिंग की, पुलिस आ गई, पुलिस ने पोलिंग स्टेशन ही बंद कर दिए। तो ये ज़रा सा एक इनोवेशन क्रिएट की गई है। बाकी जो हुकूमती जो इदारों ने जो कुछ किया, उसमें पुलिस हो या उस इलाके का अमला हो, उन्होंने बहुत
बुरे तरीके से ये इलेक्शन करवाए हैं। और अब मसला ये हो गया कि शायद माजी में भी ऐसा होता रहा हो, लेकिन अब हर एक के पास मोबाइल आ गया है, लोगों ने फुटेजेस रिलीज कर दी हैं और अब वो हुकूमत जो है ना रंगे हाथों पकड़ी गई है। तो सर, पोलिंग का अमला पंजाब हुकूमत ने अगवा किया या कोई और किसी महकमे ने अगवा किया, जिसका बहुत जिक्र किया जाता है कि महकमा ज़राअत के लोग भी होते वैसे मैं आपको ये बताऊं, ये जो हरकत मुझे लगती है ये हुकूमत की लगती है। हैं? उसकी अच्छा। रीजन ये है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में था और इमरान खान जितना पैनिक कर चुके हुए हैं उससे लगता यही है कि वो इस तरह की हमाकत कर सकते हैं। लेकिन आपकी बात भी दुरुस्त है। अलमिया ये है कि इस हुकूमत ने अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतना स्ट्रांगली नथी किया है और इस्टेब्लिशमेंट ने भी इसको इंडोर्स की है कि अब अगर कोई गलती इस हुकूमत की भी हो तो लोग इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट को देते हैं। ये जो वाकया है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होगी। ये पंजाब गवर्नमेंट का और फेडरल गवर्नमेंट का कोई मुश्तरका अहमकाना मंसूबा था जो खुल के सामने आ गया। सर, इससे 29 सवाल मेरा एक और है कि अभी सेनेट के इंतखाबात होने हैं, तो पीटीआई की हुकूमत पहले सुप्रीम कोर्ट चलेगी, फिर पार्लियामेंट में आ गई, फिर उन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत संजीदा थी शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन करवाने में, या इन्होंने सिर्फ इखलाकी तौर पे एक अवाम में एक राय आमा पैदा करने के लिए, देखिए हम तो चाह रहे हैं कि करप्शन ना हो, वोटों की खरीदो फरोख्त ना हो, ताकि मैसेज भी ये जाए। अभी बाद में अब जो इन्होंने नैरेटिव इख्तियार की कि अदलिया पे, जजेस पे भी प्रेशर आया कि इखलाकी तौर पे तो ऐसा ही होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, ये संजीदा थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाबात हों तो नथिंग लाइक इट। बहुत सारी कबाहतें ख़त्म हो जाएंगी। टेक्निकली ऐसा ही होना चाहिए और इससे हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म हो जाएगी। इससे जो अरकान बिकने का सिलसिला है और जो पैसे चलने का सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुफिया रायशुमारी के फवायद हासिल कर चुके हो, उसका फल खा चुके हो और जब आप अपने तौर पर कमज़ोर हों तो आप ये शो ऑफ हैंड्स का नारा लगाना शुरू करते हैं। इस वक्त पीटीआई की हुकूमत जिस तरह सेनेट इलेक्शन के हवाले से पैनिक कर रही है ना, वो इस सारी सिचुएशन को ऑब्वियस करता है। दो तीन चीज़ें इन्होंने की हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस में कराया, सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, असम्बली में भी करारदाद मूव कर दी। भाई ये आइन के ज़रिए तब्दीली हो सकती है और आइन की तब्दीली लोगों के सरों पर डंडा रख के नहीं की जा सकती, वो मार्शल लॉ अदवार में हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट को भी आप इसमें घसीट रहे हैं, उनको भी फ्रीक बना रहे हैं, एक तरह से उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि शायद आप नहीं चाहते। और इसी तहरीक इंसाफ ने इसी सिस्टम का फ़ायदा उठाया कि जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था तो 64 सीटें अपोजिशन की थी, नतीजा आया तो चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब बन गए। तो वो अपने तौर पे, या चौधरी सरवर किस तरह सेनेटर बने थे आपको याद ही होगा ना, उनके पास नंबर थे ना अददी बर्तरी थी, लेकिन वो बस अचानक चुपके से बन गए। तो ये नारा बुनियादी तौर पर खौफ पर मबनी है। इसमें इलेक्शन की फेयरनेस रिक्वायर्ड नहीं है, ये खौफ है। खौफ भी आपको मैं बता देता हूँ खौफ किन किन चीज़ों का है। तीन चार चीज़ें हैं खौफ की। पहली बात तो ये है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं ना, वो खान साहब से बहुत तंग हैं। उनको जो हुक्म देते हैं वो भी अब खान साहब से तंग है, तो वो थोड़ा सा उनकी तरफ से भी खदशा है। दूसरा, अपनी जमात के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो भी किसी और को वोट दे सकते हैं। तीसरी बात ये है कि इनके कारकुन भी बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए कि वो शहजाद अकबर को उन्होंने पीटीआई के लिए स्ट्रगल करते नहीं देखा, जुल्फी बुखारी को पीटीआई के लिए स्ट्रगल करते नहीं देखा, हफीज़ शेख को पीटीआई के लिए स्ट्रगल नहीं करते देखा। वो तो चाहते हैं कि कारकुनों में से किसी को वोट मिले, तो वो टिकट मिले, वो नसीब नहीं हो रहा। और चौथी बात ये है कि जो हालात हो गए हुए हैं इकोनॉमी के, गरीब आदमी जिस तरह मर रहा है, जो सूरत हाल हो गई है, उसके बाद अब उन्हें लोग खौफजदा हैं तहरीक इंसाफ की हमायत करते हुए। तो ये चार फैक्टर हैं जो बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ को खौफजदा कर रहे हैं। सर, अभी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वफाक से खड़े हुए हैं।
उसमें कुछ 2-3 दिन पहले अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी लिखी, उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने ज़रदारी साहब की हमायत की है कि आप जो मर्ज़ी करें, हम बीच में नहीं आएँगे। तो क्या उसी तरफ इशारा है जो ज़रदारी साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वफ़ाक से मुंतखब करवाने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, देखिए ये पीडीएम की जो मामलात है ना, उसमें एक मिसकॉन्सेप्शन मीडिया में इंटेंशनल क्रिएट की जा रही है। और हमारा मीडिया आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरह बन गया हुआ है, वो आपको पता ही है, वो एक इंतहाई गुलाम और ज़रख़रीद किस्म का मीडिया बन गया हुआ है। तो उसमें ये तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी शायद डेविएट कर रही है पीडीएम के साथ। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये जो कुछ हो रहा अच्छा, है, ये पीडीएम की क़यादत के मशवरे से, ताउन से हो रहा है। उनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो स्टिक एंड कैरेट अप्रोच कर रहे हैं। एक अप्रोच जरदारी साहब ने बताई और उन्होंने बहुत अच्छा मशवरा दिया। मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि अपनी नशिस्तें नहीं छोड़नी चाहिए थी इन्हें, इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे, सेनेट के इलेक्शन में का बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, जरूर लड़ना चाहिए था, और वो उन्होंने बाइकआउट नहीं किया। ये कैरेट वाली अप्रोच है। इसमें कोई ज़्यादा हंगामा आराई नहीं हो रही। और मेरे ख्याल में जो लोग इमरान खान को लाए हैं, उन्होंने कोई वादे किए हैं, अपनी गलती की तलाफी वो करना चाहते हैं। ये मेरी एजम्पशन है, मेरी खबर नहीं है। तो वो जो है, अगर वो इस तरह मान गए और सेनेट के इलेक्शन उस तरह के हुए जिस तरह के वादे किए हुए हैं, तो फिर तो मामला ठीक हो जाएंगे। जो स्टिक वाली अप्रोच है, वो बाकी जमातें मौलाना फजलुर रहमान और पीएमएल लेके चल रही हैं, और वो है लॉन्ग मार्च। अच्छा, लॉन्ग मार्च सिर्फ लॉन्ग मार्च नहीं होगा किसी एक जमात का, ये पीडीएम का लॉन्ग मार्च होगा, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान का, पीएमएलएन का, जीटी रोड का क्राउड बड़ा इंपॉर्टेंट क्राउड है। ये आ जाते हैं इस्लामाबाद और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हैं। अच्छा, फिर ये बात भी होती है कि एहतजाज इस्लामाबाद में होगा या रावलपिंडी में होगा। आपको अंदाज़ा होगा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 10-15 मिनट का ड्राइव टाइम है। तो यहाँ से वहाँ जाना कितना ही मुश्किल है। ये बिल्कुल वहाँ पर जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये स्टे करेंगे, ये धरना देंगे, तो वो आगे हुकूमत के लिए काफ़ी परेशानियां बन रही हैं। और मुझे ये लगता है कि जो लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आएगी, और जिन लोगों से इमरान खान को लाने की हमाकत हुई है, उन्होंने अपनी गलती तस्लीम भी कर ली है, और अब वो इसका मदावा भी चाहते हैं, और ये हमें चंद दिनों में नजर आ जाएगा। अभी सर आपने बात की कि सर वो देखेंगे अगर पीपल्स पार्टी को कहीं न कहीं से रिलीफ मिलता है, केसेज़ में नरमी होती है, दूसरी साइड पे मुस्लिम लीग नून को कुछ नहीं मिलता। तो तासुर तो ये डील और डील वाला कहीं न कहीं से फिर पैदा होता है ना कि पीपल्स पार्टी की पसे पर्दा कहीं न कहीं डील हो गई। अच्छा, देखिए बेटे, बात ये है कि दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें हो ना, तो जी, मामलात कैसे तय होते हैं? लड़ाई मार टेबल पे कुटाई बैठ टेबल पे बैठ के, बात टेबल पर बैठ के ही होगी। पीपल्स पार्टी के साथ भी इस दौर में बड़ी इंतकामी कार्रवाई की गई है, ये भी तस्लीम करना चाहिए। देखिए, वो जी, जो थे, उनके पेट्रोलियम के वजीर थे, आसिम, डॉक्टर आसिम, उनके जी। ऊपर पता है कितने अरबों का केस डाला? जितने पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री में नहीं होते, जितना सिंध का बजट नहीं होता, तो जी पता नहीं इतने खरब खा गए। अच्छा, फिर खुर्शीद शाह साहब, आपको पता है कि गिरफ्तार हैं, रहे हैं बहुत अरसे से। जरदारी साहब को भी गिरफ्तार किया गया। ये सारी उनके ऊपर, और सिंध गवर्नमेंट के हवाले से जो मुसलसल मीडिया ट्रायल चलता जा रहा है, यार उनकी हालत ये देखिए, उनका आईजी अगवा हो गया सिंध गवर्नमेंट का, आपको याद होगा ना। तो वो मतलब जी, ये मुझे तो, सर हाँ, ये तो उनकी हालत हो गई भी है। तो उन्होंने भी बहुत सी इंतकामी कार्रवाइयों का सामना किया है। मेरे ख्याल में रिलीफ अब ये पार्टियां नहीं देख रही, ये दे हैव गॉन बियॉन्ड दैट। ये अब रिलीफ नहीं देख रही। ये बुनियादी तौर पे देखिए, नवाज शरीफ ने ये कारनामा किया कि उन्होंने लोगों को ये बावर करा दिया कि गलती किसकी है। अब हम कह सके या ना कह सके, आप किसी रेडी वाले से भी पूछें और उससे पूछें कि ये महंगाई कौन कर रहा है, तो वो पहला इमरान खान का नाम लेता है, दूसरा नाम वो लेता है जो हम मीडिया पे नहीं कह सकते।
ये मैं नहीं कह रहा, ये एक आम जी आदमी कह रहा है। तो ये सोच लोगों में पेनिट्रेट कर गई है। और नवाज शरीफ ने इतनी अच्छी कैंपेन की है। अब बिजली के बिल बढ़ते हैं तो लोगों के जहनों में वही सब कुछ आ जाता है, वन पेज। गैस की प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो आ जाता है, इकोनॉमी के इंडिकेटर्स आते हैं तो यूं लगता है कि जैसे ये एक पेज का नतीजा है। तो ये बहुत बड़ी जहानत के साथ उन्होंने कैंपेन की है। और मुझे यूं लगता है कि जो आम आदमी तक पेनिट्रेशन हो गई है ना, ये सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की डिबेट हमेशा से हमारे यहाँ रही है। ये इंटेलेक्चुअल्स की डिबेट होती थी, अखबारों के एडिटर बैठ के बात करते थे, ड्राइंग रूम्स की बहस होती थी। ये आम आदमी तक कभी नहीं पहुंची थी, और खास तौर पे पंजाब में तो कभी भी नहीं पहुंची थी। अब आम आदमी इसके बारे में बिल्कुल। बात कर रहा है। और ये जो कल आपने इलेक्शन देखा है डस्का में, लोगों को वोट को इज्जत देनी आ गई है, लोगों को अपने वोट की हिफाजत करनी आ गई है। मतलब हम तो ये करते थे ना कि हमने वोट दे दिया और हम समझे हमारा काम खत्म हो गया, जमहूरी और आईनी। लोग सुबह 10 बजे तक, आज सुबह 10 बजे तक बैठे रहे हैं पोलिंग स्टेशन में, क्योंकि ये मुल्क ऐसा है, यहाँ पे सिर्फ वोट देना काफी नहीं है, वोट की हिफाजत भी करना जरूरी है। तो जो सेंस ऑफ अवेयरनेस आई है ना, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है नवाज शरीफ की और पीटीएम की। और इसके असरात अभी शुरू हुए हैं। ये लॉन्ग टर्म में आप देखिएगा, ये हमारे लिए बहुत कीमती शय बन जाएगी। और लोग जब अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज और राइट्स की हिफाजत करेंगे तो फिर आपको ये लगेगा कि ये माशरा चेंज हो सकता है। सर, अभी आप फरमा रहे थे कि जो इमरान खान को लाने वाले हैं उनको भी एहसास हो गया है, हम्म। तो अब उनके पास क्या हल है इस सारे सिनारियो? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि उनके पास क्या ऑप्शन है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। उन्होंने प्लान तो ये किया था 10 साल के लिए कि खान साहब आएंगे और वो जो है ना, थोड़े बहुत कोई घर बन जाएंगे, थोड़े से लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी और मनमानी होगी। लेकिन खान साहब ने इतनी जल्दी सूरत हाल को तबाह किया और कि इसका अंदाज़ा उन्हें भी नहीं था। दूसरी बात ये है कि उनके पास जो कोई सूरत हाल है वो इतनी क्लियर नहीं है। खान साहब से जान छुड़ाते हैं तो सवाल ये पैदा होता है, और जेन्युइन सवाल है कि किसको लाएंगे। मेरे ख्याल में सबसे बेहतर ऑप्शन उनके पास ये है कि वो दोबारा इलेक्शन करवा दें, जनरल इलेक्शन, और उसमें जो भी मुंतखब होता है उसको आने दें। इसलिए कि जो लेजिटिमेट लोगों के राइट्स के मुताबिक जो हुक्मरान होगा ना, वो लोगों की बेहतरी के बारे में सोच सकेगा। खान साहब तो एक जिद्दी बच्चे की तरह चल रहे हैं, कभी वो इससे नाराज होते हैं, कभी उससे नाराज होते हैं। और उन्होंने अपने हर यू टर्न से, हर बात से फिरने को अपनी सियासत बना ली है, जो कि बड़ी इबरतनाक चीज़ है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए। लोग इस बात से पहचाने जाते हैं कायदीन के, वो अपनी बात पर कायम रहते हैं बनिस्बत के अपनी बात से फिरते हैं। तो खान साहब की कारकर्दगी उन्हें मजबूर कर रही है। अब इसके दो तरीके हैं मुझे लगता है। एक तो ये है कि इन हाउस चेंज होगी कोई, और कोई और फेस हो जाएगा, बी इट असद उमर, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी। लेकिन खान साहब का जो टॉर्चर है ना, उससे लोगों को निजात मिलेगी, एक सेंस ऑफ रिलीफ आ जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जनरल इलेक्शन का है, और जनरल इलेक्शन पे इतनी जल्दी राजी नहीं होंगे, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इन हाउस चेंज इज ए पॉसिबिलिटी। सर, आप पीएमएलएन और पीडीएम की बात करते हैं, आप क्या समझते हैं कि जो मरीम नवाज का एलानी है, इससे मुस्लिम लीग नून का हुआ है या नुकसान हुआ है? पाया कि मरियम नवाज एक लीडर बन के उभरी है सारे सिनेरियो में, क्योंकि नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए और मियां शहबाज शरीफ साहब जेल में चले गए। यार देखिए, मरियम नवाज बहुत बहादुर खातून है और बहुत एंग्री भी है। मैं बहुत ज़्यादा मेरी कोई मुलाकात तो नहीं है, लेकिन जाहिर है हम मीडिया के थ्रू ही उन्हें जानते हैं। नवाज शरीफ की बीमारी और बाप की बीमारी, वालदा का इंतकाल, ये सब कुछ उन्होंने सहा, जेल भी गई, और वो अचानक नून लीग में से एक क्राउड पुलर बनकर उभरी हैं।
उन्होंने बहुत बड़ी जंग लड़ी है। उन्होंने एक जंग अपनी फैमिली में लड़ी है, एक जंग अपनी पार्टी में लड़ी है, एक जंग उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ी है। और वो जो है ना, अकेली काफी है इस जंग के लिए। उन्होंने जिस तरह नवाज शरीफ का बयानिया फॉलो किया, बल्कि 2 कदम आगे बढ़ के उसको अपनाया है, उस पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि लीडर की निशानी ये होती है कि वो कितना काम नजर आता है। खान साहब से जब आप गुफ्तगू सुने ना, तो आपको यूं लगता है कोई बहुत ही एंग्री, लोगों से नफरत करने वाला आदमी है। मरीम नवाज उसकी निस्बत बड़े काम तरीके से बात करती हैं, हंसते मुस्कुराते तरीके से बात करती हैं। तो ब्रीदिंग स्पेस पॉलिटिक्स में भी होनी चाहिए। अल्टीमेटली ये जो बयानिया है ना इनका, वोट को इज्जत दो, इसके पीछे जाहिर है नवाज शरीफ को निकालना था, जिसके पीछे ये सारा शुरू किया। लेकिन इसका फायदा नून लीग को भी बहुत हुआ, बल्कि नून लीग को नुकसान भी हुआ इस बात का कि सारे लीडर इनके जेलों में चले गए और उन्होंने मारे भी खाई, बेबुनियाद मुकदमात भी सहे। लेकिन इसका फायदा पाकिस्तान को बहुत हुआ है। जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं वो बैकफुट पे डेफिनेटली गई हैं। अगर बैकफुट पे नहीं भी गई तो एक्सपोज जरूर हुई हैं और उनके बारे में लोगों ने जानना शुरू कर दिया। ये एक हैरान कुन अचीवमेंट है। और इतने शॉर्ट स्पैन में ये लोग तो समझते थे कि इस तब्दीली के लिए डेकेड्स चाहिए। ये तो हमने देखा है चंद सालों में ही ये अवेयरनेस आ गई है और इसका पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल, क्या हुकूमती कुछ वुज़रा हैं, कुछ हुकूमत के तर्जुमान हैं, जो सहाफ़ी, एंकर, जर्नलिस्ट उनकी ओपिनियन से, उनकी राय से, उनकी बात पे इख्तिलाफ करता है तो उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। आया वो परफॉर्म नहीं कर रहे, डेस्परेट क्यों है, या अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, इसके पीछे कोई और वजह? देखिए, जब आप खान साहब ने वो स्ट्रेटजी अपनाई है कि झूठ इस कदर बोलो कि वो सच लगने लग जाए। दूसरी बात ये जो ट्रोलिंग श्रोलिंग वाली बात ये है कि इनके पास, जिस शख्स के पास दलील के जवाब में दलील नहीं होती तो उसके पास जवाब में गाली होती है। ये इन्होंने बड़ा सोचा समझा ट्रेंड शुरू किया और ये ट्रेंड सोशल मीडिया से स्टार्ट हुआ, ये टॉक शोज में चला, ये अखबारात तक में गया, ये मीटिंग्स में भी ये सब कुछ होने लगा, ये फैमिलीज के अंदर भी ये गालम गलोच होने लग गई। इस कदर सियासी हिद्दत और नफरत पैदा कर दी थी इस पार्टी ने। और वो जो सरकारी तर्जुमान है वो तो बड़े जरखरीद से लोग होते हैं। ये आज है, कल ये हुकूमत जाएगी, इन्होंने अपने टिकट बुक कराने हैं और इनमें से कोई बंदा पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। ये सारे जो है ना, अब सहाफत को भी बेचते हैं, वजीर आजम को भी बेचते हैं। इनमें ज्यादातर लोग क्या काम कर रहे हैं कि फाइलें लेके रोज पहुंचे होते हैं, कोई ना कोई प्रोजेक्ट पकड़ा होता है, वजीर आजम से दस्तखत कराते हैं और वजीर आजम की चूंकि सारी सियासत तर्जुमानों तक महदूद है, लिहाजा वो उनकी बातें मानते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो वजीर आजम से मुलाकात के लिए लोगों से पैसे पकड़ रहे होते हैं, तो उनके अपने मफाद होते हैं इस गाली गलोच में। वो ऐसे नहीं कर रहे होते, उन्होंने कुछ हासिल करना होता है और वो हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये बड़े टेम्परेरी से लोग होते हैं। मुल्कों की तारीख में इस तरह के लोगों की कोई अहमियत नहीं। और इसी तरह के लोग हुकूमत और वज़ीर आज़म के दुश्मन होते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटे, बहुत शुक्रिया।